नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारत में ब्रिटिश शासन के क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विऔद्योगिकीकरण के बारे में डिटेल से समझेंगे कि भाई कैसे ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों का पतन कैसे हुआ, कि भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प उद्योग के पतन के पीछे क्या क्या कारण थे, और उसका भारतीय समाज और भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि अंग्रेज़ों की किन नीतियों ने भारत में विऔद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम विऔद्योगिकीकरण शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि भाई विऔद्योगिकीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब किसी देश में औद्योगिक क्षेत्र यानी कि वहाँ के जो पारंपरिक उद्योग धंधे होते हैं उनका पतन होने लगे। पारंपरिक उद्योग धंधे यानी कि जैसे विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग धंधे या भारी उद्योग धंधे, इनका पतन होने लगे और इनकी जगह नए उद्योग धंधों की शुरुआत भी ना की जा रही हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विऔद्योगिकीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो उद्योग धंधे होते हैं वो किसी देश के विकास में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कि जब इन उद्योग धंधों का धीरे धीरे पतन होने लगता है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर और वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विऔद्योगिकीकरण एक आर्थिक परिवर्तन है जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की, तो ब्रिटिश काल में जो भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योगों का पतन हुआ उसे ही क्या कहा गया? विऔद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। तो फ्रेंड्स, औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योग धंधों का पतन कैसे हुआ उसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत में उद्योग धंधों की क्या स्थिति थी या भारत में किस प्रकार के उद्योग धंधे किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, भारत में कृषि और कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग धंधों की प्रमुखता थी। तो ऐसा क्यों था भाई? क्योंकि हम जानते हैं भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अंग्रेजों के भारत आगमन के पहले से ही भारतीय हथकरघा उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग, इन दोनों के उत्पाद जो है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि पूरा यूरोपीय बाजार इन भारतीय उत्पादों से भरा पड़ा था, जिनमें सबसे प्रमुख क्या था? भारत में निर्मित सूती वस्त्र, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग, इनके उत्पाद मुख्यतः जो है हाथों से बनाए जाते थे या बहुत ही सरलीकृत या सिंपल मशीनों का प्रयोग करके बनाए जाते थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय हथकरघा उद्योग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही सिंपल मशीनों का प्रयोग करके हाथों द्वारा पहले धागों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, फिर इन्हीं धागों से वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। तो हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आने वाले जो 3 प्रमुख वस्त्र उद्योग हैं, जिनमें सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग, इनके प्रमुख उत्पादों की डिमांड जो है वह पूरे विश्व में थी। जैसे कि लखनऊ की चिकनकारी हो गई, बनारसी साड़ी यानी कि जो बनारस में निर्मित जरी की साड़ियाँ थीं वे, और अहमदाबाद की धोतियाँ, नागपुर में बनने वाली सिल्क, कश्मीरी शाल और लाहौर के गलीचे जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कपास से पहले हाथों से और छोटी मोटी मशीनों का प्रयोग करके यहाँ पर धागों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, फिर इन्हीं धागों से वस्त्रों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए इन्हीं धागों से बनाए गए वस्त्र यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं। तो भारतीय हथकरघा उद्योग में हाथों से और बहुत ही सिंपल मशीनों के द्वारा बहुत ही उन्नत और गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, जो कि पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध थे। 1680 के दशक तक भारतीय छापेदार सूती वस्त्रों की
ज़बरदस्त डिमांड इंग्लैंड और यूरोप के बाज़ार में पैदा हो गई थी। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे जो प्रमुख कारण था वह भारतीय कपड़ों का आकर्षण था। यानी कि भारतीय कपड़े काफ़ी बारीक रेशे से बने हुए होते थे और इन पर आकर्षक फूल पत्तियों के छापे भी बने होते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वह इनकी सस्ती कीमतें, जो इनको यूरोपीय बाज़ार में काफ़ी लोकप्रिय बना दिए थे। इंग्लैंड में तो भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता का तो ये आलम था कि ये कपड़े ना केवल ब्रिटेन के रईस लोग ही पहनते थे, बल्कि इंग्लैंड की महारानी खुद भारतीय कपड़ों से निर्मित परिधान पहनती थी। तो अंग्रेज़ों के भारत में आगमन से पूर्व भारतीय हथकरघा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग की लोकप्रियता और उत्कृष्टता जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलती है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। हस्तशिल्प उद्योग के जो उत्पाद होते हैं वह बहुत ही सरल उपकरणों का प्रयोग करके हाथों से निर्मित किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब हाथों से बनाए गए वस्तुएं। इस उद्योग में मुख्यतः लकड़ी, संगमरमर और पत्थर पर तराशी व नक्काशी का कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है या उपहार में या स्मृति चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी से बनी हुई भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पर अन्य दूसरी कलाकृतियाँ आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के उत्पादों की लोकप्रियता भी पूरी दुनिया में सराही जाती है, जिसे आप भारत के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों पर आसानी से देख सकते हैं। अब हम हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग के अलावा भारत में जो अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पीतल, तांबे, कांस्य और अन्य धातुओं से निर्मित वस्तुओं, मूर्तियों व बर्तनों पर नक्काशी व तराशी का कार्य भी एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान की प्रतिमा बनाई गई है और बर्तनों पर किस तरह की नक्काशी व तराशी का कार्य किया गया है, आप यहाँ पर इन फोटोज़ में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, लोहे का कार्य भी एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत में मुग़ल शासकों का दौर था। यानी कि शासकों और बादशाहों की सेना के लिए तलवारों, हथियारों और युद्ध के वस्त्रों का निर्माण भी मुख्य रूप से लोहे से ही किया जाता था। तो यह भी एक प्रमुख उद्योग के तौर पर विकसित था उस समय। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी का उद्योग, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि शासकों और बादशाहों के दौर में जो शाही एक तौर तरीका हुआ करता था पोशाकों का, शाही वस्त्रों का, तो उस समय जेम्स और ज्वेलरी का उद्योग भी अपनी चरम सीमा पर था। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हल्की और व्यापारिक नौकाओं का निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग धंधों में शुमार था, क्योंकि भारत की लकड़ियों से बनी हुई नौकाओं की बहुत ही डिमांड थी और ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ हुआ करते थे। और उसके अलावा मिट्टी के बने हुए बर्तन, पोट्री, चमड़ा उद्योग का भी एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। हाथी दांत व चंदन की लकड़ी की तराशी व नक्काशी का कार्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी पर किस तरह नक्काशी और तराशी का कार्य करके इसको काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। तो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों के अलावा ये कुछ प्रमुख उद्योग थे जो उस समय अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में अपनी उत्कृष्टता पर थे। इन उद्योगों से निर्मित उत्पादों की डिमांड पूरे विश्व में, पूरे यूरोप के बाज़ारों में थी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा कि अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे थे जो अपनी श्रेष्ठता और गुणवत्ता के कारण जिनकी डिमांड पूरे विश्व में थी। आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे कैसे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 150 वर्षों तक व्यापारिक कार्यों में संलग्न रहती है और उनका किस तरह से भारत के राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता है और वे उद्योग धंधे जो कभी अपनी चरम सीमा पर हुआ करते थे उनका धीरे धीरे कैसे पतन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो जल्दी ही मिलते हैं विऔद्योगीकरण पार्ट 2 में, जिसमें हम समझेंगे कि भारत में विऔद्योगीकरण के प्रमुख कारक क्या थे, उसका भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्या परिणाम हुआ, उसको काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका अगला पार्ट देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।